चलिए वाटर रिसोर्सेज में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम वाटर रिसोर्सेज के अंदर वाटर डिस्प्यूट्स कवर कर रहे हैं, जिसमें गगन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स पर ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स पे हमारे लास्ट लेक्चर के दौरान हमने एंट्री 17, एंट्री 56, 17 ऑफ स्टेट लिस्ट एंड 56 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड आर्टिकल 262 के तहत क्या शक्तियाँ दी गई हैं केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट को, इसका डिटेल एनालिसिस किया था। हमने आपको रिवर बोर्ड्स एक्ट के बारे में भी बताया था और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, इन दोनों के विषय में बताया था कि ये दोनों किन किन चीज़ों का प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। जहां रिवर बोर्ड्स एक्ट डेवलपमेंट और रेगुलेशंस एसोसिएटेड था ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली, वहीं पर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 एसोसिएटेड था ट्राइब्यूनल्स की फॉर्मेशन, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ। हम इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं और आज हम अगले पड़ाव में पहुँच चुके हैं। पहले हम आज के समय में शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात करेंगे। अब तक के हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म जो है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का, जो कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के द्वारा दिया गया है, उसके इश्यूज़, उसके शॉर्टकमिंग्स को समझेंगे। इनको दूर करने के लिए 2002 में अमेंडमेंट लाई गई इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में, उस अमेंडमेंट के प्रोविजंस को समझेंगे। और फाइनली 2019 में जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद के अंदर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 प्रस्तुत किया। उसके तहत उन्होंने क्या प्रपोज किया है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस लेक्चर के तहत हम इनके वाया प्रोसीड करने वाले हैं। इस लेक्चर के क्लोजिंग सेक्शन के दौरान हम रखेंगे केस स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट डिस्प्यूट्स, जैसे कि सतलुज यमुना लिंक की केस स्टडी करेंगे, 2-3 और इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ करेंगे और सभी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बता दिए जाएंगे। ट्राइब्यूनल कब बना बता दिया जाएगा, अवार्ड या डिसीजन आ गया है कि नहीं आ गया ये बता दिया जाएगा, और ये इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स का टॉपिक आपका हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इश्यूज़ विद एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म, क्या इश्यूज़ है? मेजॉरली हमने डिमार्केट किया इसे, तो 6 इश्यूज़ निकल के आते हैं, इसी के भीतर सब समा जाएगा। पहला, डिलेज इन फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स के बनने में देरी होना। दूसरा, लॉन्गर पीरियड टू डिलीवर अवार्ड, फैसला देने में बहुत लंबा समय ले लेना। तीसरा, डिलेज इन नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में फैसला आ जाने के बाद ऑफिशियल गजट में उसे दर्ज करने में बहुत लंबे समय लगना। डिलेज लीड टू कॉस्ट इंक्रीज एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, देरी के कारण ही इन्वेस्टमेंट्स का नुकसान हो जाना, जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं डैम, रिजर्वायर्स या कुछ भी बनाने में। इट इंक्लूड्स ओनली जुडिशियल मेंबर्स एंड नो एक्सपर्ट मेंबर्स, किसी भी तरह से कोई एक्सपर्ट मेंबर्स नहीं है, सिर्फ जुडिशियल मेंबर्स को ही इंक्लूड किया जाता है इसमें। कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रिजेक्टेड द ट्रिब्यूनल अवार्ड्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इन अवार्ड्स को मानती नहीं है, रिजेक्ट कर देती है। मेन ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिलेज इन फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स बनाने में ही बहुत देरी हो जाती है, जिसकी वजह से ट्राइब्यूनल्स अपना पर्पस सर्व नहीं करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको गोदावरी कृष्णा ट्राइब्यूनल और कावेरी ट्राइब्यूनल के विषय में कुछ लिखा है वो बताना चाहता हूँ। देखिए, गोदावरी एंड कृष्णा डिस्प्यूट स्टार्टेड अराउंड 1956। अब ये डिस्प्यूट 1956 में स्टार्ट हो गया, समझिए जरा। एंड रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस, स्टेट की तरफ से रिक्वेस्ट आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि केस को रेफर कर दिया जाए ट्राइब्यूनल के पास, मतलब ट्राइब्यूनल बना दीजिए। एंड रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस बिगिन फ्रॉम 1960। 1956 में डिस्प्यूट शुरू हो गया है और ठीक उसके लगभग 6 साल बाद 1962 में रेफरेंस के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। बट द डिस्प्यूट वर रेफर्ड टू ट्राइब्यूनल इन 1969। तो 1962 से 1969, देखिए लगभग 7 साल लगा दिए यूनियन गवर्नमेंट ने डिस्प्यूट को ट्राइब्यूनल को रेफ़र करने में। तो पहले यहाँ बड़ा डिले हो गया, इसके बाद अब हम, और इसका फैसला कब आया है? 1980। ठीक है, इसमें यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, नहीं यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। ओके, क्योंकि जो ट्राइब्यूनल है इसने अपना फैसला जा करके दिया 1979, 1980 के अराउंड। ओके, दैट वाज द डिसीजन। ओके, कावेरी डिस्प्यूट आस्क्ड फॉर रेफरेंस इन द 1970 के दशक में
कावेरी डिस्प्यूट का रेफरेंस हो गया कि हमारे लिए ट्राइब्यूनल को केस रेफ़र कर दीजिए हमारा। इट्स गॉट इट्स ट्राइब्यूनल इन 1990। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जाकर के कावेरी वाटर डिस्प्यूट को उसका ट्राइब्यूनल 1990 में जाके मिला। अब 1970s में आप केस रेफ़र कर रहे हैं, 1990 में आपको जाकर के डिस्प्यूट मिल रहा है। 15 से 20 साल का डिले यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है रेफरेंस डालना और ट्राइब्यूनल मिलने में। ये तो बहुत लंबा डिले है। कावेरी ट्राइब्यूनल केम आउट विद अ डिसीजन आफ्टर 17 years in 2007। लुक एट दिस। 1970 में डिस्प्यूट हो रहा है, आपने रेफरेंस किया, 1970 में रेफरेंस किया आपने यूनियन गवर्नमेंट को कि हमारा ट्राइब्यूनल में केस लगाइए। 1990 में जाकर के ट्राइब्यूनल को रेफ़र किया जाता केस। 2007 में जाकर के ट्राइब्यूनल अपना अवार्ड देता है, अपना फैसला देता है। तो 1970 से 2007, 1970, 80, 90, 37 साल, 3 दशक, लगभग 4 दशक। तो पहले 20 साल का लगभग डिले चला जा गया ट्राइब्यूनल आने में, फिर ट्राइब्यूनल का फैसला लगभग 17 साल के बाद आया। इसकी वजह से ये लिखा है कि पहले तो ट्राइब्यूनल के बनने में बहुत डिले होता है, सेकंड लंबा समय ले लेते हैं ट्राइब्यूनल अपना फैसला देने में। ये एक बड़ा नुकसान है। इस वजह से उस समय के दौरान उन राज्यों में जनसंख्या, आबादी बदल जाती है। उन राज्यों में इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स के जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाते हैं। 1970s में कावेरी वाटर डिस्प्यूट की आप बात कर रहे हैं, तब का कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, और 2007 में जाकर के जब फैसला आया तब का कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी कैसा होगा। इमेजिन दैट। डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाते हैं पूरी तरह से, नई तरह के प्रोडक्शन मैकेनिज़्म, नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन 1995 में जाकर के आई है और कितना बदलाव उसने पैदा कर दिया। प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें हमने ग्रोथ अचीव नहीं करी। अगर हम प्रोडक्शन वाइज ग्रोथ, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होना होता है जीडीपी कॉन्टेक्स्ट में, वो हमने अचीव नहीं करी। लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा लोग आ गए हैं, एग्जिस्टेंस में ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, उनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर पर बर्डन बढ़ते चला जा रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस होते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर पे मार पड़ते जा रही है क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। वाइल्ड फायर्स बढ़ती जा रही हैं, ड्रॉट्स बढ़ रहे हैं, फ्लड बढ़ रहे हैं, सूखा, बाढ़, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं और सरफेस वाटर जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ब्रेच होते जा रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इतने लंबे समय के दौरान बदल जाती हैं। फिर पुराने आंकड़े, पुराना डाटा जिनके बेसिस पर जजमेंट्स आई होती हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं मौजूदा समय में स्टेट के लिए। यही पंजाब सतलुज यमुना लिंक कनाल के कॉन्टेक्स्ट में कहता भी है कि वो जिस डाटा को लेकर के आप चल रहे हैं वो पंजाब के लिए मौजूदा समय में इररिलेवेंट है। आज तो पंजाब की खुद की ज़रूरतें ही उसके पानी से पूरी नहीं हो रही हैं, किसी और राज्य के साथ बांटने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो इतना लंबा अंतराल आ जाना, गैप आ जाना, इसकी वजह से पॉपुलेशन में बड़ा चेंज आता है ग्रोथ वाली साइड पे, इकोनॉमी में बहुत से बदलाव आते हैं, नए नए सेक्टर्स फ्लरिश होने लग जाते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आता है, पानी पर निर्भरता आपकी और बढ़ जाती है, शहरीकरण हो जाता है बड़े लेवल पर, डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट या म्यूनसिपल वाटर रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। इतने लंबे समय में टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन की वजह से और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की वजह से एग्रीकल्चर में इरिगेशन की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, आर्टिफिशियल इरिगेशन का रोल बहुत बढ़ जाता है। तो अब तो पानी की ज़रूरत कई गुना हो जाती है उन्हीं खेतों में। नई तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, नए सीड आ जाते हैं जो नेचुरल फार्मिंग प्रोसेस से नहीं चल पाएंगे, उन्हें फर्टिलाइज़र्स और इरिगेशन चाहिए ही चाहिए। तो ये सब बदलाव आ जाते हैं इतने लंबे समय के दौरान। और ऐसे में हमारे देश में इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स का सबसे बड़ा एक जो कारण बनता है वो ये है कि वी आर हेविली लैकिंग द साइंटिफिक डाटा ऑन द वाटर। हमारे पास डाटा का लैक है बहुत ज़बरदस्त, सही मायने में जो वाटर रिजिम है उसकी नॉलेज, सेकेंडली वाटर यूज़,
उसकी सही नॉलेज, वाटर रिक्वायरमेंट किसी स्टेट की कितनी होगी उसकी सही नॉलेज। इस तरह से जब हम एक बेंचमार्क डाटा क्रिएट नहीं कर पाते हैं जो सारी पार्टीज़ को एग्री करे, वो सहमत हों उस डाटा से, डाटा साइंटिफिक होगा, अगर उसका डाटा कलेक्शन मैकेनिज़्म साइंटिफिक रहा होगा तो ही पार्टीज़ एग्री करेंगी। अगर वो किसी भी तरह से आर्बिट्रेरी रहेगा कि अपनी इच्छा के मुताबिक डाटा बना लिया कुछ भी, तो फिर तो वो किसी को भी मान्य नहीं होगा, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे ही डाटा की कमी में या आर्बिट्रेरी डाटा के आधार पर जब फैसला दे देता है ट्राइब्यूनल, राज्य और उनके लोगों को मान्य नहीं होता, तो राज्य नहीं मानता। फिर लगातार इन डिलेस के दौरान एक बड़ी नुकसान जो होता है वो होता है कि स्टेट अपना क्लेम और स्ट्रेंथन करने के लिए इस समय के दौरान बहुत हेविली इन्वेस्ट करते रह जाते हैं उस डैम पर, उस बैराज पर, उस रिजर्वायर पर, उससे एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स पर, कनाल नेटवर्क पर, ताकि हमारा क्लेम और मजबूत हो जाए। जब कभी फैसला आएगा हमारा क्लेम और मजबूत हो जाए, इसलिए लगातार वो निवेश करते रहते हैं। और जब एक समय में जब फैसला आता है तो आप अपनी जनता को क्या कहेंगे? अगर वो फैसला उस मुताबिक नहीं आया जिस मुताबिक आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं या अपने लोगों से वायदे कर रखे हैं, तो आप अपनी जनता को क्या कहेंगे? क्योंकि अपोजिशन पार्टी आपके किए उस खर्चे के बारे में सवाल करेगी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसकी ऑडिट करेगा और वो आंकड़े बताएगा कि ये मनी वेस्ट की गई है। ऐसे में चुनावों में आपके हारने का डर बना रहता है। दूसरी बात, लगातार इस तरह के डिस्प्यूट, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में जो सोसाइटीज़ हैं उनकी एग्जिस्टेंस का रीज़न बन जाता है, और मेनली द रूरल सोसाइटी, और हमारे देश में राजनीति ग्रामीण इलाकों से जन्म लेती है। ऐसे में पार्टीज़ जो हैं उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू बन जाता है कि हमारा पानी हमारे राज्य के लोगों को मिले। ऐसे में मुद्दा जब राजनीतिक हो जाए तो मैटर करता है, क्योंकि एक एक वोट मैटर करेगा। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स में रिवर शेयरिंग जैसे डिस्प्यूट्स बहुत जल्दी पॉलिटिसाइज होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इससे अस्तित्व जुड़ा है और हर रोज़गार जुड़ा है, विकास जुड़ा है, खाद्य संपन्नता जुड़ी है, सुरक्षा जुड़ी है, फूड सिक्योरिटी। तो ये कोई भी सोसाइटी का मेंबर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा, आप अगर वाटर शेयरिंग करना भी चाहते हैं, आपने देख लिया कि डाटा साइंटिफिक है, यू वांट टू शेयर वाटर विद अदर स्टेट, वोट बैंक पॉलिटिक्स में, पॉपुलर डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन आपको ऐसा करने नहीं देगी। उसका रीज़न है कि ऑपोजिशन लोगों को अपने साथ जोड़ेगी कि आपका पानी ये पार्टी सत्ता में होने के कारण किसी से शेयर करने जा रही है और इस पानी पर हक आपका बनता है। अगर हमारी सरकार आप बनाते हैं तो हम आपको वादा करते हैं कि जितना पानी इन्होंने दे दिया या दे देंगे, हम वो सारा वापस लेके आएंगे और हम हमारे लोगों के विकास के लिए देंगे। तो ऐसे में रूलिंग पार्टी को भय पैदा हो जाता है, क्योंकि पानी का मुद्दा है ही इतना सेंसिटिव, पानी का मुद्दा है ही इतना इमोशनल और इतना इम्पॉर्टेंट टू द एग्जिस्टेंस कि उन्हें ऐसा लगता है कि वोट्स कैन शिफ्ट, वोट उधर चले जाएंगे। और ऐसे में बेहतरी इसी में है कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग जाए, लगनी है तो केंद्र सरकार से लगनी है तो लग जाए, पेनल्टी कोई लगनी लग जाए, पर चुनाव तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, चुनाव तो नहीं हार सकते। तो बेहतर यही है कि हम अपनी जनता को कहें कि एक भी बूंद पानी नहीं हम दे रहे हैं, आपको वर्गलाया जा रहा है, हम जो भी फैसले आए हैं अन्यायपूर्ण है, हम नहीं मान रहे, क्योंकि किसी में भी डाटा सही इस्तेमाल नहीं किया। तो राजनीतिकरण बहुत हो जाता है, इतना लंबे समय डिले हो जाता है इन प्रोजेक्ट्स में। फिर मुद्दे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के वाया हाईलाइट बहुत हो जाते हैं लंबे समय के दौरान। कई लोग अपनी राजनीति की शुरुआत कर लेते हैं ऐसे मुद्दों के इर्द गिर्द, तो वो प्लेयर्स की शुरुआत इस मुद्दों से हुई है तो वो फिर इन्हें छोड़ के आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैवी कर चुके हैं आप अपने स्टेक को स्ट्रेंथन करने के लिए, आप फिर पीछे मुड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि राज्य को, उसकी जनता को क्या जवाबदेही देंगे। फिर ज़रूरतें पानी की बहुत बदल जाती हैं, इकोनॉमी के सेक्टर्स पूरी तरह से बदल जाते हैं, शहरीकरण हो जाता है, लोगों के जीवन शैली में अंतर आ जाता है, खेती बाड़ी में सिंचाई कृत्रिम रूप में ज़्यादा योगदान देने लग जाती है। ये तमाम चीज़ें हैं, इस वजह से ये जो डिले होता है ट्राइब्यूनल के फॉर्मेशन में और ये जो लॉन्गर पीरियड लगता है ट्राइब्यूनल के द्वारा अवार्ड डिलीवर करने में, ये इस तरह से बहुत नेगेटिव फिर रोल प्ले करता है।
ओके, सो दिस इज द थिंग। फिर अगली समस्या है कि डिलेज इन नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गजट। अब वही राजनीति का मुद्दा है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो फैसला आ गया है उसमें ट्राइब्यूनल फैसला डिले करने में दो बड़े कारणों से अटका रहता है कि ट्राइब्यूनल क्यों इतनी देर से फैसला दे रहा है। ट्राइब्यूनल इतनी देर से फैसला दे रहा है तो पहली बात तो सीमा तय नहीं थी, जो कि 2002 के अमेंडमेंट के वाया इस इशू को फिक्स किया, और अब आगे तो अभी जब 2019 का अमेंडमेंट बताऊंगा तो और फिक्स कर दिया है, लेकिन 2002 के पहले ऐसी तो कोई सीमाएं नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्राइब्यूनल को डेटा फैक्ट असेंबल करने में ही बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि ऐसी चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है। उनके सोर्सेज को इस्टेब्लिश करने में कि भाई जायज़ भी है ये डाटा कि नहीं, ये फैक्ट करेक्ट भी है कि नहीं। और तीसरी बड़ी चीज़ है कि ट्राइब्यूनल इस चीज़ को कंसिडर करते थे कि वो फैसला कुछ इस तरह से दे कि वो फैसला दोनों राज्यों में राजनीतिक मांग को भी संतुष्ट कर दे। मतलब वो डिसीजन शुड बी पॉलिटिकली कॉन्ग्रुएंट, कि बट अदरवाइज तो ये, क्योंकि मुद्दा राजनीतिक बन चुका है, मुद्दा राजनीतिक बन चुका है। और ट्राइब्यूनल्स हम जानते हैं कि ट्राइब्यूनल्स काफ़ी हद तक राजनीतिक प्रभावों में रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी है 1956 के एक्ट के तहत ये यूनियन गवर्नमेंट को मिली है, और वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से ऐसा करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ये बनाती है। लेकिन हाँ, ट्राइब्यूनल की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी सेंक्टिटी को मेंटेन रखने के लिए ट्राइब्यूनल का कुछ सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि ट्राइब्यूनल कंपोज्ड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल। सेकेंड वन इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड द टू अदर जजेस, वो कौन होंगे? They can be from Supreme Court or they can be from High Court. Okay, so Chief Justice of India, Judge of the Supreme Court, and the two judges can be from Supreme Court or the High Court. तो judges, all judges tribunal होता है ये। तो ये तो फिर वही हो गया कि हमने ट्राइब्यूनल क्यों बनाए थे, कि ट्राइब्यूनल बनाने का एक मेन एजेंडा ये रहता है कि हम एक्सपर्ट नॉलेज को इंड्यूस करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन, कि एडजुडिकेशन के मामले में जहाँ पर मसला निपटाना है, आपको उस मैटर में आना, उस मामले में यू कैन इंड्यूस द एक्सपर्ट नॉलेज। अब जुडिशरी में क्या है कि जुडिशियल मेंबर्स विल बी देयर, तो सुप्रीम कोर्ट में तो भाई जजेस ही होंगे, हाई कोर्ट में भी भाई जजेस ही होंगे, है ना। यू कैन नॉट, पहले क्या होता था, ज्यूरी सिस्टम होता था तो एक्सपर्ट्स वर देयर, पर अब नहीं। नानावती केस के बाद वो ख़त्म कर दिया हमने, तो जुडिशरी में तो उसका स्कोप नहीं है। बट ऐसे मैटर्स में एक्सपर्ट्स कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो जाएं, एक्सपर्ट्स किसी पर्टिकुलर स्टेट की साथ लॉयल्टी ना निभा जाएं, या कोई पर्टिकुलर दल या फैक्शन के साथ ना निभा जाएं। तो ट्राइब्यूनल को इस कैपेसिटी में भी रखना था कि उसकी इंटीग्रिटी ना भंग हो जाए, तो इसे ऑल जजेस बना दिया। लेकिन यही इसके खिलाफ चला गया कि फिर ट्राइब्यूनल का मतलब क्या, ये तो कोर्ट जैसा ही हो गया, सुप्रीम कोर्ट जैसा ही लग रहा है, ये तो फिर मैटर वहीं भेज देते आप, तो एक्सपर्ट्स तो है ही नहीं इसमें। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है। ट्राइब्यूनल फैसला डिले कर रहा है, एक तो बड़ा कारण है क्योंकि सीमा ऐसी है नहीं, दूसरा उसको डाटा, उसको फैक्ट एस्टेब्लिश करने में लंबा समय लग जाता है, असेंबल करने में लंबा समय लग जाता है, तीसरा वो भी इतना बड़ा हो जाता है ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर कि वो भी ये मान के चल रहा है कि फैसला राजनीतिक रूप में भी संतुष्ट कर दे सबको, फैसला ऐसा हो। मेरिट तो देखी जानी है, फैक्ट पे ध्यान देना है, लेकिन नज़ाकत को देखना जरूरी है मौके की, कि राजनीति को भी संतुष्ट करे। ये इतने पॉलिटिकल हो चुके हैं ये इश्यूज़। आई बात समझ में? हालांकि नेगेटिव एक ये भी है इसका कि इट इंक्लूड्स ओनली जुडिशियल मेंबर्स एंड नो एक्सपर्ट मेंबर्स। ओके, सो हमने अभी पढ़ा डिले इन नोटिफाइंग द ऑफिशियल गजट। तो सरकारें अगर कोई फैसला आ भी जाता है ट्राइब्यूनल का, तो राजनीतिक हो हल्ला ना मच जाए, या चुनाव तो नहीं आने वाले हैं केंद्र के या उस राज्य के, या क्या है समस्या, या कोई दंगे ना भड़क जाए, कुछ भी कारण टालते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कंफर्टेबल सिचुएशन आ जाए या कंफर्टेबल ग्राउंड आ जाए, फिर गजट में नोटिफाई करेंगे।
क्योंकि फैसला आ गया, जब तक गजट में नोटिफाई नहीं किया तब तक प्रभावी नहीं होगा ना, तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा, फोर्स में नहीं आएगा। तो इस वजह से, क्योंकि पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि कंट्री में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना है, देश की केंद्र की सरकार, गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, तो गजट में ही नोटिफाई करने में बड़ा समय लगा देते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। फिर डिलेज लीड टू कॉस्ट इंक्रीज एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो लंबा समय लग जाता है तो फिर जो कॉस्ट है उन प्रोजेक्टों की वो बढ़ती चली जाती है और फिर जो हमारा निवेश एक तरह से अपना वैल्यू गवा बैठता है, तो इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया एक तरह से। और इन्वेस्टमेंट करते भी चले जाते हैं ताकि अपना पक्ष मजबूत करते चले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली तो राज्य के संसाधन वेस्ट ही हुए हैं, क्योंकि आप उतना बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं जितना आप निवेश करते चले जा रहे हैं। जितना उसे रिटर्न देना था वो तो तब मिलता, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट यील्ड कर सकते हैं पानी से जुड़ा, वो करिए, पर वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं। इंक्लूड्स ओनली जुडिशियल मेंबर एंड नो एक्सपर्ट मेंबर, तो कोई एक्सपर्ट मेंबर नहीं है इसमें, वो मैंने बताया जजेस खाली जुडिशियल मेंबर ही हैं, तो ये तो फिर इक्विवेलेंट टू कोर्ट ही हो गया। बट आर्टिकल 262 के तहत ट्रिब्यूनल बनाए और हमने सुप्रीम कोर्ट को बार किया, देश के सभी कोर्ट्स को बार कर दिया कि ट्रिब्यूनल की कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ट्रिब्यूनल का अवार्ड फाइनल अवार्ड होगा। तो आपने जुडिशरी को बाहर किया, क्यों ही किया, फिर तो ये जुडिशरी को बाहर करके एक और जुडिशियल बॉडी बना दिया आपने, ओनली जुडिशियल मेंबर। तो पानी से जुड़े मुद्दों के एक्सपर्ट्स इसमें होने चाहिए, ऐसे मसलों को कैसे सुलझाया जाए उससे जुड़े एक्सपर्ट होने चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग कि कैसे बदलाव लाएं उस राज्य में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, या मार्केट मैकेनिज़्म में, मंडीकरण कैसे करें, या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कैसे हो, या किसान की आमदनी को बढ़ाने के कोई और तरीके कैसे हो सकते हैं, या म्यूनसिपल लेवल पर वाटर रिसोर्सेज को बेटर डेवलप करने के लिए म्यूनसिपैलिटी में और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, उद्योग धंधों में कैसे बदलाव, मतलब यू नीड एक्सपर्ट्स। इट इज़ नॉट इन द एक्यूमेन और द कॉम्पिटेंस ऑफ द जुडिशियल मेंबर्स, यू नीड एक्सपर्ट्स फॉर दैट। तो वो उस चीज़ की कमी रह गई, अभी 2019 में दूर करेंगे इसको, वो कमी दूर करेंगे हम। कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रिजेक्टेड द ट्रिब्यूनल अवार्ड्स, कोई ना कोई कारण बता के वो ट्रिब्यूनल अवार्ड को रिजेक्ट करते रहते हैं, सबवर्ट करते रहते हैं, बचते रहते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने से, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ओके, तो दीज आर द इश्यूज concerned with the existing mechanism, issues with existing mechanism, the mechanism given by the 1956 Interstate Water Dispute Act, and who ultimately enacted that act? The Parliament. The why Parliament? Parliament under the power given by Article 262. Okay. Authorized institution to establish tribunal is the Union Government under the authority of the 1956 Act. Okay, now we have to move further. So by observing all these issues, amendment लाया गया, amendment to the Interstate Water Dispute Act 1956 in 2002, तो amendment आया 2002 में, 1956 के कानून में हमने बदलाव किया। क्या बदलाव किए, ये इश्यूज एड्रेस होते दिखेंगे आपको, इश्यूज पता है तो बदलाव हमेशा याद रहेंगे लाइफ में। पहला, ट्राइब्यूनल हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन अ ईयर ऑफ गेटिंग द रिक्वेस्ट। तो जब आपको रेफरेंस का रिक्वेस्ट आ जाए स्टेट से, चुप करके 1 साल के अंदर अंदर आपको ट्राइब्यूनल बनाना है। ऐसा नहीं है कि 1962 में गोदावरी कृष्णा डिस्प्यूट की तरह 1962 में रिक्वेस्ट आया, जा करके 1969 में ट्राइब्यूनल बना रहे हैं। कावेरी डिस्प्यूट में 1970 का डिस्प्यूट रिक्वेस्ट आया हुआ है, 1990 में जाके ट्राइब्यूनल बना रहे हैं, नहीं। तो बाउंड कर दिया यहाँ यूनियन गवर्नमेंट को कि रिक्वेस्ट आने के 1 साल के अंदर अंदर आपको ट्राइब्यूनल बनाना है। तो वो देखिए ये करेक्ट कर दिया, डिले इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल को ठीक कर दिया। ओके, अच्छा सेकंड, इसको भी ठीक करेंगे, लॉन्गर पीरियड टू डिलीवर अवार्ड, इसको भी सेट करेंगे। सेकंड, ट्राइब्यूनल शुड मैंडेटरली, ये क्या लिखा है भाई, आई लगेगा, ये तो नहीं लगा लिया, कई बार लिखते लिखते दिमाग बहुत चक्के हो गए, तो बोर्ड बड़ी क्लोज, दूर से पढ़ते हैं फिर स्पेलिंग क्लियर होता है। मैंडेटरली, ओके, ट्राइब्यूनल आई आएगा यहाँ पे। ट्राइब्यूनल शुड मैंडेटरली
गिव द अवार्ड विद इन 3 ईयर, तो ट्राइब्यूनल को भी सेट कर दिया कि 3 साल के अंदर तुमको, मैंडेटरी कंडीशन है कि 3 साल के अंदर तुमको अवार्ड देना है। हाँ, सर्टेन सिचुएशन, कुछ पक्की ठेठ सिचुएशन होंगी जिसमें इस 3 साल के समय को और 2 साल बढ़ाने का अवसर मिलेगा, पर वो फाइनल है। तो इन एनी पॉसिबल सिचुएशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन डिले टिल 5 ईयर्स ओनली। तो मैक्सिमम टाइम अब अवार्ड आने में कितना लगेगा? 5 साल, 3 + 2, अदरवाइज तो 3 साल में ही देना है। सो ट्राइब्यूनल शुड मैंडेटरली गिव द अवार्ड विद इन 3 ईयर्स। इन सर्टेन सिचुएशंस 2 more years कैन बी गिवन। सो मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 ईयर्स। तो देखो इसको भी ठीक कर दिया, लॉन्गर पीरियड टू डिलीवर अवार्ड वाले पॉइंट को भी ठीक कर दिया, और डिले इन फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल को भी ठीक कर दिया। अगला, ट्राइब्यूनल अवार्ड इज नॉट इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड। राज्य माने उसको ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए उसे ऐसा बनाना है कि राज्यों के पास कोई नकारने का कारण ना रह जाए, कोई नाटक ना बच जाए। तो क्या करेंगे, ट्राइब्यूनल का अवार्ड आया तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके ऊपर ऑप्शन दिया जाएगा। क्या करा जाएगा? कंसर्न्ड पार्टीज में सीक क्लैरिफिकेशन विद इन 3 months ऑफ द अवार्ड। तो जो भी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं 3 महीने के अंदर अंदर अवार्ड से जुड़े, फैसले से जुड़े, उन्हें कोई डाउट्स हैं, कोई डायलेमाज हैं, उनके कोई ऑब्जेक्शंस हैं, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। उनको सारा बेस आधार बताया जाएगा कि ये डाटा था, ये फैक्ट था, इस आधार पर ये आया है जजमेंट, जाके वेरीफाई कर लो चुप करके। तो ताकि कम से कम लिटिगेशंस हों अगेंस्ट द अवार्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब हुआ ये है कि आर्टिकल 262 ने जो पार्लियामेंट को ताकत दी, पार्लियामेंट ने उस ताकत के तहत जो 1956 का एक्ट बनाया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, उस एक्ट के तहत अब ये तो हो गया कि जो ट्राइब्यूनल बनेगा उस ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड होगा वो फाइनल होगा, और ट्राइब्यूनल के अवार्ड पर सवाल नहीं उठाया जा सकता किसी कोर्ट में। ये तो कह दिया तब, ओके रिपोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ और भी चीज़ें हैं। आर्टिकल 136 मैंने आपको बताया है, वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पटिशन का प्रोसेस ऑफर करता है। अच्छा, दूसरी तरफ आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, मतलब आपके कोई फंडामेंटल राइट ब्रेच हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, आप उनको रीइंस्टेट या रीस्टोर कराने के लिए यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, आप जा सकते हो। अब होता ये है कि जब भी इस तरह का कोई अवार्ड आ जाता है तो या तो राज्य की सरकारें आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पटिशन खास अनुमति कोर्ट से मांग के घुस जाती हैं वहाँ जाके, और जो ट्राइब्यूनल का फैसला लेने की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़ा कर देती है। अच्छा, दूसरा, इंडिविजुअल्स चले जाते हैं ये कह के कि हमारे राज्य में ये जो पानी कमी की है इस अवार्ड की वजह से, मेरे खेतों में या मेरे काम धंधे में, मेरे जीवन में जो भारी कमी अब कर दी गई पानी की, मेरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है इससे। तो आर्टिकल 32 के तहत मेरा अधिकार है रिट पिटीशन लगाने का, तो मैं इस ट्राइब्यूनल के अवार्ड के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो इंडिविजुअल्स पहुँच जाते हैं कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की दुहाई लेके, राज्य पहुँच जाते हैं कोर्ट्स में स्पेशल लीव पिटीशन लगा के। तो आर्टिकल 136 और आर्टिकल 32 ये विंडो प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 32 इंडिविजुअल्स को दे देता है, आर्टिकल 136 राज्यों को दे देता है, द पार्टीज। इस वजह से किसी न किसी मैनर में कोर्ट एंटर हो जाता है और मामला फिर लटक जाता है। ये चीज़ें हैं, वो कम हो जाए, ऐसा ना रहे, इसके लिए अवार्ड लागू होने से पहले कोई किसी को क्लैरिटी करनी है, कोई डाउट है, 3 महीने की विंडो है, चुप करके क्लैरिटी कर लो, आ जाओ। तो वही जैसे कि IAS तो में तो अभी नहीं होता, PCS में रिज़ल्ट आता है, तो वो क्या करते हैं रिज़ल्ट देने से पहले, वो रिज़ल्ट देने से पहले आंसर की अपलोड करते हैं और आपको कह देते हैं कि 3 दिन का टाइम है, आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन है तो अपना ऑब्जेक्शन पुटअप कर लो। फिर आप अपना ऑब्जेक्शन पुटअप करते हैं, अगर वो वाजिब है तो फिर उसके मुताबिक वो आंसर की रिवाइज़ कर देते हैं, कहते हैं अब अपना स्कोर में ला लो, और फिर फाइनल कट ऑफ लॉन्च कर देते हैं। आपका नाम होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। मतलब ऐसा करने की वजह से बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे रिट पिटीशन लगाएं कोर्ट में कि